Vande Mataram friends, how are you? Fine. Are you enjoying the study of chemistry? Yes. Let's start today's topic. Today's topic is ionization enthalpy. Okay, let's start discuss about it. Okay, first we will discuss its definition. Let's start. It is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. Okay friends, यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. चलिए, जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए. खास आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एटम है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल स्टेट उसका क्या होना चाहिए, गैस. ऐसे तो मैग्नीशियम का फिजिकल स्टेट क्या होता है, या सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पे हमको जो एनर्जी है वो मेज़र करनी है. एनर्जी मेजरमेंट के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तब इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म, एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. ओके, now we have to give it the energy. For why? To remove an electron. अब हम उसको धीरे 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 हीट करते जाएंगे, एनर्जी देते जाएंगे. कब तक ये एनर्जी देंगे, जब तक उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से बाहर निकल ना जाए. एटम में से इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकल जाना चाहिए और हमको यूनिपॉजिटिव आयन मिलना चाहिए. ओके, तो इसके लिए हमको जो एनर्जी लेनी पड़ती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फ्रेंड्स, आयोनाइजेशन मीन्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. इसको हम शॉर्ट में ऐसा बोलेंगे, जब हम किसी स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन. और as we know all from the rules of physics, for all process we need energy. There are no processes that doesn't require energy. So we have to give an energy to release or remove an electron from the atom. Why we have to give the energy? Yes, because electron and nucleus, electron is attracted towards the nucleus and we have to break that attraction, and to break that attraction we have to give the energy. Okay friends, चलिए अब इसको हम कौन से साइन में रिप्रेजेंट करेंगे. तो एंथैल्पी के लिए साइन लिखेंगे हम डेल्टा एच. फ्रेंड्स, डेल्टा एच. और एंथैल्पी तो बहुत तरह की होती है, बहुत तरह की एंथैल्पी मिलेगी आपको, लेकिन किस तरह की एंथैल्पी है, जैसे कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो ये दिखाने के लिए डेल्टा और एच के बीच में जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, उस गैप में जिस तरह की ये एंथैल्पी होती है, जैसे कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो उसका हम लिखेंगे आई. तो इसका साइन है डेल्टा आई एच. ओके फ्रेंड्स, डेल्टा आई, डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी, आई फॉर आयोनाइजेशन. ये इसका एसआई साइन है, मतलब कि एसआई ने जो इसको स्टैंडर्ड दिया है वो. लेकिन इसके अदर साइंस जो है, एक कहीं पे भी आपको आई भी लिखा हुआ मिलेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और किसी किसी बुक में आपको आईपी भी लिखा हुआ मिलेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो तीन साइन फेमस है. एक है डेल्टा आई एच जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, लेकिन अदर रेफरेंस बुक यदि आप स्टडी करेंगे तो उसमें और दो साइन आपको मिलेंगे, आई ई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आई पी आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज मेजर्ड इन किलो जूल मोल इनवर्स और किलो जूल पर मोल और in electron volts. Friends, kilojoule per mole or electron volts, it is measured in these units. Okay, type of ionization enthalpy. What are the types of ionization enthalpy? It is the first ionization enthalpy
सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। फ्रेंड्स अभी हम बहुत लंबा लंबा नहीं लिखेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ फिर से इसको इक्वेशन लिखते हैं। सपोज हमारे पास एक गैसियस एटम है X और उसको हमको इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिखाना है, तो क्या दिखाएंगे? X गैस, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसमें से, तो क्या रह जाएगा? X प्लस गैस, यूनिपॉजिटिव आयन रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे गैस लिखना मस्त। अगर आपने यहाँ पे ये गैस नहीं लिखा और सिंपल ऐसे ही लिख दिया X गिव्स X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी हैव टू टेक गैसियस एटम, अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट। ओके, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम उसको बोलेंगे Mg प्लस बनेगा, और इसके लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी उसका साइन होगा डेल्टा IH1। ये 1 किसके लिए हम लिख रहे हैं? 1 किसके लिए लिख रहे हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं। इसको और तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने बताया हमारे NCERT बुक में डेल्टा H1 ऐसा दिया है, अदर रेफरेंस बुक में आपको I1 IP1 ऐसा भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स हमारे पुराने सिलेबस में I1 या IP1 ऐसा लिखा हुआ था, अभी नए सिलेबस में है डेल्टा IH1। ओके, अब तक समझ ही गए होंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा। फ्रेंड्स सब में शॉर्ट में लंबा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसको हर जगह पे I करके लिखूंगा, आपको उसको समझ लेना है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा? वेरी इजी। Second ionization enthalpy means to remove the second electron, from unipositive ion। फ्रेंड्स अगर हमको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहाँ से निकालेंगे? उसके पहले यहाँ शुरू कहाँ से करना है? यहाँ शुरू हमको करना है यूनिपॉजिटिव आयन से। कहाँ से शुरू करना है? यूनिपॉजिटिव आयन से। इसको बराबर ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। तो X प्लस गैस जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब उसमें से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका साइन बनाएंगे डेल्टा IH2, या तो I2 या तो IP2। ओके फ्रेंड्स, मैग्नीशियम का अगर हम इक्वेशन लेंगे तो मैग्नीशियम का सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इक्वेशन क्या है, ऐसा एग्जाम में भी आ सकता है आपको। तो शुरू कहाँ से करना है? Mg+1 से शुरू करना है। अगर फ्रेंड्स आपने ऐसा लिख दिया Mg गैस गिव्स Mg+2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसा लिख दिया तो ये आपका जो है पूरा गलत हो जाएगा, गलत। ये बराबर से समझ लीजिए। शुरू कहाँ से करना है? उनको यूनिपॉजिटिव आयन से शुरू करना है, और बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोला जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? यस, सोचिए। यस, वेरी इजी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाइपॉजिटिव आयन। ओके, चलिए समझते हैं। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम गैस में से हम Al+1 बना सकते हैं, गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। बाद में Al+1 में से और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Al+2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। Al+2 में से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम, उसको बोलेंगे Al+3 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, 3 इक्वेशन आप देख रहे हैं। Al में से Al+1, Al+1 में से Al+2 और Al+2 में से Al+3। जो पहला वाला समीकरण है वो क्या दिखा रहा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा वाला जो है Al+1 में से Al+2 वो क्या दिखा रहा है? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
और Al+2 में से अगर Al+3 बनाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो लिखा नहीं है लेकिन हमको समझना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गिव द प्रॉपर रीजंस फॉर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कैसे हम समझाएंगे फ्रेंड्स? इसको साइन में भी आपको दे सकते हैं, डेल्टा IH2 ग्रेटर देन डेल्टा IH1। ओके, चलिए। तो द रीजन इज दैट इन यूनिपॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। ओके, चलिए, हमारे पास Mg है, उसमें से हमने Mg+1 बना दिया, तो हम आगे पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडी में, आयोनिक रेडी में क्या डिफरेंस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होगा, आयोनिक रेडी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और वो भी कितनी डिक्रीज होती है? देखा था फ्रेंड्स हमने आगे, कितनी डिक्रीज होती है? हाफ। हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था, हाफ हो जाती है। तो यहां पे एटॉमिक रेडी टू मच डिक्रीजेस, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? यस, ऑल्सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के भी बारे में भी पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन decreases, so the effect of nuclear positive charge increases, hence the required energy is more than to remove first electron. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है, उससे हमको सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के टाइम ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझो एग्जाम्पल, अगर हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 500 किलो जूल पर मोल, 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी दिया है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? यस, कितना देना पड़ेगा? यस, ग्रेटर देन 500, इससे भी ज़्यादा हमको देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो दूसरी बार हमको 600 किलो जूल पर मोल दे सकते हैं या 700, कुछ ऐसा होगा। 500 से कम तो नहीं होगा, 500 भी नहीं होगा, 500 किलो जूल से तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, उसको डिस्कस किया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो क्वेश्चंस हम स्टडी करते हैं। विच ग्रुप्स एलिमेंट हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड विच ग्रुप्स एलिमेंट हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फ्रेंड्स, आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप पेज नंबर 85 पे देखिए। चलिए फटाफट, ऐसा है तो पोज करके वो पेज निकालिए। ओके, आपने वो पेज निकाला, आपको एक ऐसा आलेख दिखाई देगा, वहाँ पे ग्राफ प्लॉट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मिल गया? यस। अब ध्यान से देखिए इसको, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती है। पहले तो ये ग्राफ किसका है, तो कि I वर्सेस Z का है। I वर्सेस Z मतलब परमाणु जो एटॉमिक नंबर है जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आयोनिक एंथैल्पी में क्या चेंज होता है। चलिए, सबसे पहले इस ग्राफ के जो पिक पॉइंट है उस पर नज़र डालते हैं। तो ये सारे के सारे जो पिक पॉइंट है, ओके, आपने देखा कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ये सब। यस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। यस, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। ओके, तो नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई सो? very easy, because group number 18 has completely
filled electron configuration. Okay, it is very stable configuration, so difficult to remove. It is very difficult to remove an electron from the noble gases. That's why they are called noble gases. We cannot easily remove an electron from them, or we cannot easily enter an electron into noble gases. So noble gases requires very high energy to remove an electron. Okay, so group 18 elements have the highest ionization enthalpy. Okay, let's look at this point in the plot. Okay, lithium, sodium, potassium, rubidium, which group represented by them? Yes, it's a group number 1 elements. Name is alkali elements, alkali metals. So alkali metals are the lowest enthalpy, ionization enthalpy. Why so friends? Very easy. अगर आपको एटॉमिक रेडी के बारे में पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं. चलिए, which elements, which group elements have the highest atomic radii? Yes, think कीजिए थोड़ा. Yes, group number 1 element has the highest atomic radii. Why so? As we move down, as we move left to right into period, what happens? Atomic radii decreases. ये हमने देखा है पीरियड में. तो सबसे पहला जो एटम होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा. सबसे पहला एटम कौन सा होगा? कौन सा होगा फ्रेंड्स? ग्रुप 1 का. तो अगर ये सबसे बड़ा है तो सबसे लोएस्ट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस किस में होगा? लोएस्ट अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस भी मिलेगा आपको ग्रुप नंबर 1 में. तो क्या हम लिखेंगे? हाईएस्ट एटॉमिक रेडी, रीजन है. दूसरा है लोएस्ट अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस. Therefore, they have the lowest ionization enthalpy. Okay friends, चलिए अब हम एक बहुत ही बढ़िया थियरी लेते हैं जिसके बारे में थोड़ा हमने आगे रेडी में भी डिस्कस किया था, लेकिन अब इसको ऑफिशियल डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है. स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस थियरी. स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीन मीन्स यस, और शील्ड. स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हम स्क्रीन, अगर विंडो में से ज़्यादा लाइट बहुत आ रही है तो हम क्या डालते हैं? वहाँ पे स्क्रीन रख देते हैं जिससे लाइट कम हो जाती है. इसी तरह किसी को अंदर आने से, कोई जगह पे अंदर आने से रोकना है तो हम वहाँ पे शील्ड कर देते हैं. ऐसा ही कुछ इस थियरी में हमको देखने को मिलेगा. ओके फ्रेंड्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड बाय द न्यूक्लियस बट आर रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर सेल्स. चलिए समझते हैं. हम यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं. ऐसा हम आगे भी समझ कर आए. फिर से लेते हैं. 1-2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, बाद में 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अब क्या होगा फ्रेंड्स? हाँ, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये सोडियम का है. यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो न्यूक्लियस है उसको सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसको इस इलेक्ट्रॉन को भी अंदर खींचना है. कहाँ खींचना है? अंदर पुल करना है.
ओके। लेकिन जैसे ही ये इंटरनल पूलिंग होगा, क्या होगा, मैं यहाँ जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, और इसको यहाँ से पुल करना है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको इंटरनल पुल करना है, लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, क्या होगा, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे उसको रिपेल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ये जो न्यूक्लियस है वो अपना पूरा जोर लगाकर खींच पाएगा अंदर की ओर? ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको टोटल पुल मिलेगा इसका? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रिपल्सन होगा, इसकी वजह से क्या होगा, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सपीरियंसेस द टोटल पुल ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए फ्रेंड्स, उससे अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। सब सोच लो कि ये नहीं होता, अगर इंटरनल एटम्स नहीं होते, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सीधा ही इसको यहाँ से खींचना है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता और एटॉमिक रेडी बहुत कम हो जाता। और ऐसे किस्से में अगर हमको यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सोचना है तो कहाँ से एटॉम को, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा? यहाँ पे जब इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे, या नहीं होंगे वहाँ पे? यस, जहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है उतना शिल्डिंग इफेक्ट कैसा रहेगा, ज़्यादा। चलिए इसको भी हम एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं। लिथियम को अगर हम देखें, हम सिंपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो हम पहले पढ़ते थे 9th-10th स्टैंडर्ड में, उसको लेते हैं। लिथियम 2-1, सोडियम 2-8-1, पोटेशियम 2-8-8-1। ओके फ्रेंड्स, अब हर किसी में न्यूक्लियस को किसको अट्रैक्ट करना है, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करना है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एज वी गो डाउन टू द ग्रुप, क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 2 ही इनर इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, जितना ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना चाहेगा उतना ज़्यादा रिपल्सन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनर सेल्स में होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ पे होगा, पोटेशियम में होगा। तो अभी आप सोचकर बताइए कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लिथियम में से निकालना आसान है या पोटेशियम में से निकालना आसान है? यस, पोटेशियम में से निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कैसा रहेगा, काफ़ी कम रहेगा। तो ये जो पूरा इफेक्ट है उससे हम एक रूल समझते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम में 12th में बहुत ही याद रखना है। As shielding effect increases, IE decreases, ionization enthalpy decreases. As shielding effect increases, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, एकदम कम होगा। कौन सा रूल से याद करना है बराबर, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्या है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। एक मैथ्स का फॉर्मूला जैसा बना देते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरीज 1/शील्डिंग इफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब तो याद रह जाएगा आपको
आयोनाइजेशन एंथैल्पी और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्स है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अभी पीरियड के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रिलेशन है, जो पीरियड में एलिमेंट्स है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक बात, जो आखिरी पॉइंट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हम अभी स्टडी कर रहे थे उसमें बाकी था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑर्डर इन ऑर्बिटल्स इज एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्बिटल्स में होता है, एस ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे हम पी डी एफ की ओर जाएंगे वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी नया टॉपिक शुरू करते हैं। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। व्हाई और गिव द प्रॉपर रीजंस फॉर इट। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं लिथियम टू फ्लोरीन तक, या दूसरा एग्जांपल आ सकता है सोडियम से लेके आर्गॉन तक। जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे आयोनिक एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों ऐसा होगा, चलिए ऐसे तो हम एटॉमिक रेडी में ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक लाइन ज़्यादा ऐड करना है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम वैलेंस सेल। फ्रेंड्स याद आया, हम एटॉमिक रेडी में जो पीरियड का रीजन था इस तरह का, उसमें सेम यही हमने पढ़ाया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो वही सेल में, वही वैलेंस सेल में ऐड होता चला जा रहा है। मतलब कि देयर इज नो चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन्स सेम। ओके, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। लिथियम, उसके बाद में बेरिलियम, उसके बाद में बोरॉन, कार्बन, ऐसे करके हम लास्ट में पहुंचेंगे फ्लोरीन और नियॉन पे। चलिए उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, बेरिलियम का है 2s2, यहाँ पे आएंगे 2s2 2p1, 2s2 2p2 और लास्ट में जब हम पहुँचेंगे 2s2 2p5, एकदम लास्ट में 2s2 2p6। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेकंड पीरियड की बात है। सेकंड पीरियड में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, हर बार इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जा रहा है, यस n इज इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल्स है उसमें ही जा रहा है हर बार। ओके, इसी तरह से आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लेकर आर्गॉन तक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3s1 3s2 3s2 3p1 से लेकर लास्ट में आएगा 3s2 3p6। तो यहाँ पे आपको n इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ओके, तो आप समझ गए क्या होगा। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स एडेड इनटू द सेम वैलेंस सेल। इससे क्या होगा, द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंदर अंदरूनी जो कक्षक है यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्बिटल्स है उसमें क्या रहता है 1s2, उसके बाद में 2s1 2s2 ऐसा आता है। तो इंटरनल ऑर्बिट्स जो है ऑर्बिट 1 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2। तो ये तो सभी के लिए सेम है, लिथियम से लेकर नियॉन सबके इंटरनल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है। यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके आगे आएगा 1s2 2s2 2p6, मतलब कि इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8 सभी के लिए है। सोडियम से लेकर आर्गॉन तक सभी के लिए इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 8। तो अगर number of inner electrons remains same, then we can say that the shielding effect does not increases or shielding effects remains same. So in the period
there is no effect of shielding effect. shielding effect is ineffective. यहाँ पे हमको वो डालना नहीं है. shielding effect is effective in groups. shielding effect is effective in groups, not effective in periods. इस बात को आप बराबर ध्यान रखिएगा. ओके, तो यहाँ पे shielding effect भी कोई अपना जादू नहीं दिखा रही है. द एटॉमिक रेडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. अट्रैक्शन बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का. हमने एटॉमिक रेडी में देखा था सेम वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या होगा, धीमे धीमे जो एटॉमिक रेडी है वो कैसा होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम होता जाएगा. एट्रैक्शन बढ़ता जाएगा. एट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली. नाउ इतना ये सारे पॉइंट्स 1, 2 और 3 पॉइंट्स ये सारे हमने किस में देखे हैं, इसमें एटॉमिक रेडी में देखे ही है. सिर्फ ये लास्ट वाला पॉइंट आपको ऐड करना है. सो सक्सेसिव एनर्जी रिक्वायर्स मोर एंड मोर हाई. ईच टाइम when we left to right into the period, we have to give more and more electron, more and more energy to pull out the electrons from the outermost cell. That's why as we move left to right across the period, ionization enthalpy increases. Okay friends, very easy. It is very easy.